हाय माय डियर स्टूडेंट, ईएमएस पॉइंट पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमने इंग्लिश ग्रामर में दो इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाए जो कि प्रेजेंट टेंस के थे। और प्रेजेंट टेंस में एक बड़ी बात ये होती है कि आपको सभी टाइप अगर समझ में आ गए तो बाकी के आ जाएंगे। अब उसमें समझना क्या है? समझना कुछ खास नहीं है, बस इतना ही जान लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं सारी जानकारियाँ जुटाना है। अच्छा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया तो लगभग लगभग और कई चीज़ें आ जाएंगी, और वो कैसे आएंगी वो थोड़ा सा ध्यान देना है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात, मैंने कहा था कि मैं दो दो वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक और बना रहा हूँ। और बनाने का वजह यह है कि कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जो लोगों को पता तो रहती हैं, यूज़ नहीं करते या पता भी नहीं रहती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज हम कुछ अलग चीज़ें बताएंगे। जैसे मान लीजिए किसी फैक्ट में, किसी सेंटेंस में आदत संबंधी है। जैसे राधा खाना पकाया करती है, ये उसकी हैबिट है, पकाया करती है। तो जहाँ आदत संबंधी प्रकरण हो वहाँ हमें यूज टू और यूजेज टू करना है। अब बात आई यूज टू कहाँ करना है और यूजेज टू कहाँ करना है, तो इसके लिए थोड़ा चर्चा करेंगे। ये सिंपल या अफर्मेटिव की बात है। फिर हम ऐसे निगेटिव में स्पेशल कुछ चीज़ें बताएंगे और फिर इंट्रोगेटिव में। ठीक है, तो अगली बात जो हम करने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हेडिंग होगा विशेष नियम। विशेष नियम, इसका फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, जहां आदत संबंधी प्रकरण हो, जहां आदत संबंधी प्रकरण हो वहाँ ही, सी, इट या एक वचन कर्ता के साथ यूजेस टू तथा आई, वी, यू, दे या बहुवचन कर्ता के साथ यूज टू का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से इसको मिला लीजिए। जहां आदत संबंधी प्रकरण हो, आदत संबंधी प्रकरण, वहां ही, सी, इट या एक वचनकर्ता के साथ यूजेज टू और आई, बी, यू, दे या बहुवचनकर्ता के साथ यूज टू का प्रयोग करते हैं। अब जैसे वह खाना पकाया करती है, मैं दोनों का यूज का एग्जाम्पल बता दूं। जैसे है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल, वह खाना पकाया करती है, तो क्या होगा? सी। और ये पकाया करती, भाई इट इज़ द हैबिट ऑफ सी। अब फर्क है तो, है ना, ये उसकी हैबिट है।
भाई खाना पकाया करती है या वो गाना गाया करता है, तो ये क्या है? हैबिट है, आदत है। तो आदत के लिए सी यूजेस टू कुक फूड। ठीक है। फिर जैसे है वह गाना गाया करते हैं, वह गाना गाया करते हैं, वह गाना गाया करते हैं। जी हाँ, हम पढ़ा रहे थे वह गाना, उदाहरण है आपका, वह गाना गाया करते हैं, वह गाना गाया करते हैं। अगर गाया करते हैं तो गाने दीजिए, क्या दिक्कत है? अब यहाँ क्या होगा? दे यूज टू सिंग ए सॉन्ग। तो इसको नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और इसके बाद हम आगे बात करेंगे। फर्स्ट नियम में यही इतना था, क्या कि जहाँ आदत संबंधी प्रकरण हो वहाँ ही सी इट या एक वचनकर्ता के साथ यूज टू का तथा आई वी यू दे या बहुवचनकर्ता के साथ, सॉरी उसके साथ यूजेस टू का और आई वी यू दे या बहुवचनकर्ता के साथ यूज टू का प्रयोग करते हैं। वह खाना पकाया करती है, ये एक आदत संबंधी प्रक्रिया है, तो सी यूजेस टू कुक फूड। वह गाना गाया करते हैं, ये भी आदत में है, तो दे यूज टू सिंग ए सॉन्ग। एक और बड़ी बात बताऊं, दूसरे में कहीं अगर देखा हो आपने, अगर जातिवाचक संज्ञा हो तो यूज टू और यूजेस टू का प्रयोग नहीं करते हैं। वहाँ सब कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट टेंस का नियम लगाते हैं और सब्जेक्ट से द हटा लेते हैं। ध्यान से सुनना। सेकंड नियम क्या है? जहां जातिवाचक संज्ञा हो, इसको अच्छे से नोट करिएगा और सारे एग्जाम्पल आप ढूंढिएगा और इसी नियम से लगाइएगा, आसानी से आ जाएगा। अब जैसे अगला जो नियम है, जहां जातिवाचक संज्ञा हो, जहां जातिवाचक संज्ञा हो वहां यूज टू और यूजेज टू का प्रयोग नहीं करते हैं, का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर क्या करते हैं भाई? ठीक है, यूज टू और यूजेस टू का प्रयोग नहीं करते हैं। वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से ही अंग्रेजी में परिवर्तित करते हैं और सब्जेक्ट
के साथ दा को हटा देते हैं, हटा देते हैं। ये क्या है भाई? जैसे कुत्ता भौंकता है, जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, कुत्ता भौंकता है, तो वास्तव में इसको क्या लिखेंगे? द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। लेकिन अगर यही वाक्य आ जाए, कुत्ता भौंका करता है, जैसे आ जाए कुत्ता भौंका करता है, तो वास्तव में ये आदत है, कुत्ता भौंका करता है, ये आदत है, लेकिन ये कुत्ते की जाति है, भौंकना कुत्ते की जाति है। तो इसमें क्या, द हटा देंगे, सारे कुछ वही रहेंगे, केवल क्या लिख देंगे? डॉग बार्क्स। इसको नोट करिए, फिर आगे समझाते हैं। अच्छे से नोट करिए इसको। नोट क्या करना है? जहाँ जातिवाचक संज्ञा हो वहाँ यूज टू और यूजेज टू का प्रयोग नहीं करते हैं। वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से ही अंग्रेजी में परिवर्तित करते हैं और सब्जेक्ट के साथ दा को हटा देते हैं। जैसे कुत्ता भौंकता है, द डॉग बार्क्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में था। लेकिन अगर इसको इस तरह से आए, कुत्ता भौंका करता है, तो यहाँ दा हटा देंगे, डॉग बार्क्स। तो ये विशेष नियम में आपने ये दूसरा विशेष नियम पढ़ा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे अगले की, अगले विशेष नियम की, जो कि इंट्रोगेटिव से रिलेटेड होगा। चलिए मैं आगे देखता हूँ। विशेष नियम में तीसरा विशेष नियम है जो कि इंट्रोगेटिव से रिलेटेड है। जैसे आपने कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस टाइप में इंट्रोगेटिव सॉल्व किया है, इसके नियम भी जाने हैं। लेकिन अगर मान लीजिए संख्या सूचक हो, जैसे हाउ मैनी आ गया, हाउ मच आ गया, फिर आप क्या करेंगे? ध्यान देना, ये थर्ड स्पेशल लॉ है, जहां वाक्य में हाउ मैनी, हाउ मच, which, whose आता है वहाँ। अब 2 मिनट हम यहाँ आगे नियम बनाने से पहले लिखेंगे। जैसे नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि तुरंत क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर जो भी स्ट्रक्चर मैंने मुख्य नियम में, विशेष नियम में बताया। लेकिन अगर ऐसी प्रक्रिया है तो वहाँ प्रश्नवाचक शब्द अगर ये आए हों, जहाँ वाक्य में हाउ मैनी, हाउ मच, विच, हुज आता है, विच, हुज, प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, इसे लिख लो, प्रश्नवाचक शब्द आते हैं वहाँ। फिर वहाँ क्या करते हैं? वहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द के बाद सहायक क्रिया नहीं लगाते, बल्कि प्रश्नवाचक शब्द के बाद ऑब्जेक्ट लाकर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। वहाँ
प्रश्नवाचक वाक्य के बाद हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया नहीं लगाते, सहायक क्रिया नहीं लगाते। ठीक है, नहीं लगाते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं भाई नहीं लगाते हैं तो, बल्कि प्रश्नवाचक शब्द के बाद ऑब्जेक्ट लाकर, बल्कि प्रश्नवाचक शब्द के बाद क्या लाकर, ऑब्जेक्ट लाकर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ये बड़ी बात है, करते हैं। ठीक है, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे वह कौन सी किताब पढ़ता है। ठीक है, या ऐसा लिख लो यह किसकी किताब है। एग्जाम्पल में है यह किसकी किताब है। ठीक है, या ऐसा लिख लो वह, एक और है, वह कौन सी किताब पढ़ता है। पहले इसको करते हैं तो हुज, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब ना करके ये बुक इज दिस, या ऐसा है कि वह कौन सी किताब पढ़ता है, वह कौन सी किताब पढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहेगा भाई हर जगह। तो क्या लिखेंगे, कौन सी की अंग्रेजी होगी विच। ठीक है, विच, फिर हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए डू या डज है, सॉरी यहाँ, हाँ डू या डज होना चाहिए। वह है तो डज होगा। नहीं, लिखे क्या है, जहाँ वाक्य में ये आ जाए चारों, वहाँ क्या करते हैं प्रश्नवाचक शब्द के बाद, प्रश्नवाचक शब्द के बाद सहायक क्रिया नहीं लगाते, नहीं लगाएंगे, बल्कि प्रश्नवाचक शब्द के बाद ऑब्जेक्ट, तो विच बुक, फिर सब कुछ क्या करना है, पढ़ता है, विच बुक डज ही रीड, कौन सी किताब पढ़ता है, विच बुक डज ही रीड। तो ये कुछ स्पेशल लॉ थे, विशेष नियम थे, इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बात करेंगे। और आगे जो बात करेंगे वो अगले टेंस की बात करेंगे। इसी के साथ आपका ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो गया है ना। अब आप एक्सरसाइज करेंगे, इसको लगाएंगे तो पूरा पूरा आपको समझ में आएगा। आइए बात करते हैं अगले टेंस की, टेंस के अगले पार्ट की, प्रेजेंट के अगले पार्ट की, और वो पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मेरी कोशिश होगी कि कंटिन्यूअस का कुछ परिचय हम आपको यहाँ से दे दें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट आप पढ़ चुके हैं। बस मेन स्ट्रक्चर और नियम बस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या है, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं,
रहा हूँ आदि आता है, ये पहचान है। एक बड़ी बात और मैं बता दूं, ये यही नहीं आता, एक और टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वहाँ भी ये आता है, तो आने दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन इसमें उसमें कुछ और बातें होती हैं जो हम वहाँ बताएंगे, लेकिन इतना जान लो जब यही केवल प्रक्रिया हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, मुख्य नियम जो है, ध्यान दीजिएगा, मुख्य नियम है, सबसे पहले मैंने बताया था हर टाइप के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट होगा, कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब होता है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा, वो होगा इज, एम और आर। फिर VERB वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर आपका होगा वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म के बाद ING, फिर होगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर अदर और फुल स्टॉप। ये कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ कई टेंसों की हेल्प मुख्य है, जो मुख्य नियम है, लेकिन इसमें दिमाग में ये रखना है कि जो आपका चेंज होगा, तो चेंज एक ही चीज़ होगी, वो ये है, थोड़ा सा दिमाग में ये रखना कि हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। चलिए, अभी नियम क्या है भाई, मैंने बोला था नियम तभी बनेंगे जब ये महोदय मिलेंगे और ये यहीं है, तो यही नियम बना लेते हैं। क्या नियम है, ही, सी, इट या एक वचन हो, एक वचन कौन हो, कर्ता के साथ इज, कमा, आई के साथ एम, और वी, यू, दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। करिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। ही, सी, इट या एक वचन कर्ता के साथ इज होगा, आई के साथ एम होगा, और वी, यू, दे के साथ बी, यू, दे, या बहुवचन भी ऐड कर लेना, बहुवचन के साथ आर होगा। अब मैं एग्जांपल दूं, जैसे मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, भाई अपनी पढ़ रहा हूँ, तो पढ़िए, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले तो रहा हूँ है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और कुछ नहीं दिया, समय, तो समय नहीं दिया, तो ये कंटिन्यूअस। सिंपल सेंटेंस है, चूंकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट है सब्जेक्ट, आई मीन आई के साथ अभी अभी हमने लिखा एम, और क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ लो भाई, READING, रीडिंग। और अपनी, आई के साथ माई का प्रयोग मैं बताऊंगा, ये केस होते हैं, मैं बता दूंगा। माई बुक, आई एम रीडिंग माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये थी कहानी इसकी, इसको नोट करिए, और जो भी होगा बेहतर होगा। इसमें सिंपल हो गया। अब मैं अगर इसकी निगेटिव की बात करूं, तो कुछ करना ही नहीं है। क्या नहीं करना, निगेटिव। इसके निगेटिव में यही नाट होगा, बस खत्म। यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाट, बाकी सब कुछ वही, कोई परिवर्तन नहीं। अब जैसे मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, भाई नहीं पढ़ूंगा, क्या कर लोगे मेरा,
कोई कुछ नहीं कर सकता, बस दिमाग को सही करिए। मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आई एम नॉट रीडिंग माई बुक, ख़त्म। तो निगेटिव बनाना और भी आसान, ठीक है। तो आप लोग फिर से लिखिएगा, मेरी तरह ऐसे मत करिएगा, नहीं तो नोट्स आपके कंप्लीट नहीं होंगे। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, और कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो भी वीडियो हम बना रहे हैं ये आपके समझ में पूरा पूरा आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हर एक स्ट्रक्चर आपको समझना है। जब आप समझ लेंगे तो आपको पूरा पूरा लिखने में ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब मैं मिलूँगा अंग्रेजी के अगले वीडियो में, तो इसका इंट्रोगेटिव बता दूंगा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको बताया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और मुझे उम्मीद है कि अगला जब 2 वीडियो का टर्न्स आएगा तो प्रेजेंट के साथ मैं कोशिश करूंगा कि टेंस के सारे पार्ट्स ख़त्म हो जाए, और नहीं भी होंगे तो एक और 2 ले लिया जाएगा। तो इस तरह से हमने टेंस का एक छोटा सा प्रारूप जो भी बताया, हो सकता है कि इसमें आपको कुछ चीज़ें जल्दी समझ में आई हों, कुछ चीज़ें ना समझ में आई हों। तो जो समझ में आई हैं ठीक है, नहीं आई हैं तो रिपीट देखिएगा। इसके बाद भी नहीं आ रही हैं तो कमेंट करिएगा, और कमेंट के साथ साथ इसमें ये नए हैं तो पूरा वीडियो चलाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और अगला वीडियो हमारा जो होगा वो भौतिक विज्ञान या रसायन, मतलब विज्ञान से रिलेटेड होगा। रसायन का हो, भौतिक का हो, जीव का हो, ये तो स्क्रिप्ट लिखने के बाद पता चलेगा कि कौन सा हम पढ़ाएंगे। वैसे तो फिजिक्स ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वही स्टार्ट किए हैं। अगले 2 वीडियो में हम प्रकाश का वो परावर्तन ख़त्म कर देंगे, तभी हम केमिस्ट्री पर या बायोलॉजी पर अटैक करेंगे। लेकिन देखते हैं कौन सा वीडियो बनेगा, लेकिन रहेगा तो साइंस से ही रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।